उन ट्रिक्स और जालों की बात करें जो अक्सर छात्रों को फंसाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे पास हथियार क्या क्या हैं। बेसिक टूल्स के बिना तो बात नहीं बनेगी। वही तो। जो स्रोत हमने देखे हैं उनके अनुसार हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है और इन 11 शब्दों को कुल 6 मुख्य श्रेणियों या स्तंभों में बांटा गया है। हाँ, 6 मुख्य भेद। और मैं सोच रहा था ये 6 श्रेणियां ही क्यों, 7 या 5 क्यों नहीं? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये 6 श्रेणियां इंसानी संवाद के हर संभव आयाम को कवर कर लेती हैं। मतलब कम्युनिकेशन का पूरा दायरा? बिल्कुल। देखिए, जब भाषा का विकास हो रहा था तो इंसानों को मुख्य रूप से 6 तरह की चीजों की ओर इशारा करने की जरूरत पड़ी। इसकी शुरुआत होती है खुद से और सामने वाले से। हाँ, मैं और तुम। सही। इसलिए पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो विशेष रूप से इंसानों या व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैं इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही आधुनिक सी छवि बनी। अच्छा, कैसी छवि? अगर हम इस पुरुषवाचक सर्वनाम को आज के स्मार्टफोन के जमाने के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल एक कैमरे के अलग-अलग मोड या एंगल की तरह काम करता है। कैमरे के एंगल? ये तुलना थोड़ी अलग है। कैसे मतलब? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 हिस्से होते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद की बात कर रहा है, जैसे मैं या हम, तो ये बिल्कुल स्मार्टफोन के सेल्फी मोड की तरह है। अरे वाह, ये तो बहुत सही है ना? हाँ। सारा फोकस सिर्फ खुद पर है। हाँ। फिर आता है वो इंसान जिससे बात की जा रही है, तुम या आप। ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है। जहाँ फोकस स्पीकर से हटकर ठीक सामने खड़े व्यक्ति पर चला जाता है। बिल्कुल। और तीसरा होता है वो व्यक्ति जो वहां मौजूद नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है, वह या वे। ये लैंडस्केप मोड है। हम कैमरे को कहीं दूर घुमाकर किसी और ही नज़ारे या व्यक्ति को देख रहे हैं। मैं सच कहूं तो ये कैमरा मोड वाला नजरिया वाकई बहुत सजीव है। ये एकदम सटीक बैठता है। संवाद हमेशा इस त्रिकोण में चलता है, मैं, तुम और वो तीसरा। हाँ, ये 3 पिलर तो होगा इंसानों के लिए। लेकिन संवाद सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता ना, हमें अपने आसपास की चीजों की तरफ भी इशारा करना होता है। जैसे वो कुर्सी देना। बिल्कुल। यहीं से दूसरा स्तंभ आता है, निश्चयवाचक। जब कोई चीज सामने हो और हम पक्के तौर पर उसकी तरफ उंगली दिखा सकें, जैसे पास की चीज के लिए ये और दूर की चीज के लिए वो। देखिए, हमेशा उंगली दिखाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर दरवाजे पर खटखट हो तो हम ये नहीं कहते कि ये खड़ा है, हम कहते हैं कोई खड़ा है। ठीक इसी जगह तीसरा स्तंभ खड़ा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब जानकारी पक्की ना हो, इंसानों या सजीव चीजों के लिए कोई और निर्जीव चीजों के लिए कुछ। और इसके बाद भाषा में वाक्यों को जोड़ने की जरूरत महसूस हुई, तो चौथा स्तंभ बना संबंधवाचक। ये एक बात का दूसरे से रिश्ता जोड़ता है, जैसे जो सो या जिसकी उसकी। जो बोएगा सो काटेगा। एकदम सही। फिर इंसान की सबसे बड़ी ताकत यानी सवाल पूछने की क्षमता के लिए 5वां स्तंभ आया, प्रश्नवाचक, जैसे कौन और क्या। और आखिरी यानी छठा भेद कौन सा है? छठा है निजवाचक, जो तब काम आता है जब कोई व्यक्ति खुद अपने लिए काम करता है, जैसे शब्द खुद, स्वयं या अपने आप। अब अगर इन 6 श्रेणियों को एक साथ रख के देखा जाए तो ये समझ आता है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी बातचीत बस इन्हीं चंद शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। कोई भी स्थिति इन 6 प्रकारों से बाहर है ही नहीं। बिल्कुल, ये भाषा का पूरा नक्शा है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब ये श्रेणियां आपस में ओवरलैप करती हैं, मतलब एक दूसरे से टकराती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक बेहद आम और छोटे से शब्द को लेकर होता है। शब्द है आप। ओ हाँ, आपका जाल। ये तो छात्रों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। सच में। हाँ, पेपर बनाने वालों का ये सबसे पसंदीदा हथियार है। इसकी वजह यह है कि आप शब्द एक ही समय में 2 बिल्कुल अलग-अलग प्रकार के सर्वनामों में गिना जा सकता है। मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में उसका इस्तेमाल किस नियत से हुआ है। बिल्कुल, नियत और अर्थ दोनों पर। चलिए इसे उस उदाहरण से समझते हैं जो हमारे नोट्स में प्रमुखता से उभरा है। मान लीजिए परीक्षा में एक वाक्य आता है, आप कल घर आइएगा। अब यहाँ जो भी छात्र परीक्षा दे रहा है उसे पहचानना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में आप शब्द सामने वाले व्यक्ति को सम्मान या आदर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हाँ,
ये तुम का ही एक आदर सूचक रूप है। तो कैमरे वाले उदाहरण के हिसाब से ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ तक तो सब सीधा लगता है, सब समझ जाते हैं। लेकिन असली खेल दूसरे वाक्य से शुरू होता है। मान लीजिए वाक्य है, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। हाँ, यहाँ भी शब्द तो वही है, आप। शब्द वही है, लेकिन वाक्य का पूरा मनोविज्ञान बदल गया है। कैसे? यहाँ आप किसी सामने वाले व्यक्ति को आदर देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये खुद या सेल्फ के लिए कहा जा रहा है। ओह अच्छा। हाँ, कर्ता ये स्पष्ट कर रहा है कि वो ये काम स्वयं करेगा। इसलिए अचानक से ये शब्द अपनी श्रेणी बदलकर निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए क्या किया जाए? जो स्रोत हमने पढ़े हैं उनमें एक स्वैप टेस्ट, मतलब शब्दों की अदला बदली वाली एक ट्रिक का जिक्र है। हाँ, वो ट्रिक बहुत कारगर है। ट्रिक ये है कि वाक्य में आप की जगह दूसरा शब्द रखकर देखा जाए। अगर आप की जगह तुम रखकर, मतलब सही निकलता है, जैसे तुम कल घर आइएगा। भले ही इसमें आदर कम हो गया हो, पर व्याकरण का ढांचा तो वही रहता है। सही का, तो वो पुरुषवाचक है। और अगर आप की जगह खुद रखकर वाक्य सही लगे, जैसे मैं खुद घर चला जाऊंगा, तो वो निजवाचक है। ये स्वैप टेस्ट बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीका है। रुकिए, सुनने में ये स्वैप टेस्ट बहुत तार्किक और आसान लग रहा है। हाँ, लेकिन जरा उस मनोवैज्ञानिक दबाव के बारे में सोचिए जो परीक्षा कक्ष में होता है, जब सिर पर घड़ी टिक टिक कर रही होती है और महज 30 सेकंड बचे होते हैं। तो क्या ये शब्दों की अदला बदली वाली ट्रिक सच में काम करती है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। क्योंकि एक घबराया हुआ दिमाग इतना शांत कैसे हो सकता है कि वो इस लॉजिक को अप्लाई कर सके? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि पेपर सेट करने वाले ये जाल बिछाते ही क्यों हैं? क्यों बिछाते हैं? उनका मकसद सिर्फ याददाश्त जांचना नहीं होता। वो ऐसे छात्रों को छांटना चाहते हैं जो सिर्फ नियम रट कर आए हैं, और उन छात्रों को चुनना चाहते हैं जो वाक्य के संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को गहराई से समझते हैं। समझ रहा हूं। परीक्षा का दबाव निश्चित रूप से होता है, लेकिन ये स्वैप टेस्ट दबाव बढ़ाने के बजाय एक मेंटल एंकर की तरह काम करता है। मेंटल एंकर? घबराहट में जब दिमाग सुन्न होने लगता है, तो ये छोटी सी ट्रिक एक स्पष्ट रास्ता देती है। जब आप दिमाग से कहते हैं कि बस इस शब्द को हटाकर वो शब्द रखो, तो छात्र रटने वाली स्थिति से बाहर आकर विश्लेषणात्मक स्थिति में आ जाता है। मतलब वो रट्टा मारने वाले मोड से लॉजिक वाले मोड में शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल, और यकीन मानिए ये प्रक्रिया कुछ ही सेकंड लेती है। तो इसका असल मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, बल्कि पैनिक मोड से बाहर निकालकर तर्क की तरफ ले जाने का एक मनोवैज्ञानिक टूल है। एकदम सही। खैर, ये तो हुई बात आपकी, जहां एक ही शब्द का अर्थ और नियत बदल रही थी। लेकिन क्या हो अगर शब्द का अर्थ तो वही रहे, बस उसके खड़े होने की जगह बदल जाए? ये और भी दिलचस्प है। जो अगला जाल हमारे सामने आया है वो शब्दों की लोकेशन या प्लेसमेंट से जुड़ा है। ये यह और वह का जाल है, और मुझे लगता है कि ये आप वाले जाल से भी ज्यादा खतरनाक है। कि क्रम और संरचना का ये जाल बहुत सूक्ष्म होता है, मतलब आसानी से पकड़ में नहीं आता। बिल्कुल। हिंदी भाषा की प्रकृति वैसे तो बहुत लचीली मानी जाती है। आप शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण के कुछ नियमों में शब्दों के क्रम के साथ जरा सी छेड़छाड़ पूरे वाक्य की ग्रामेटिकल पहचान को उलट कर रख देती है। और एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाते हैं, है ना? 100%। चलिए इसे उन दो वाक्यों से समझते हैं जो इस कंफ्यूजन को एकदम साफ कर देते हैं। पहला वाक्य है वह मेरी कार है। ठीक है। और दूसरा वाक्य है वह कार मेरी है। आम बोलचाल में अगर कोई ये दोनों वाक्य सुनेगा तो उसे लगेगा कि बात तो एक ही है, अर्थ तो एक ही निकल रहा है। हाँ, दोनों ही वाक्यों में कार के मालिकाना हक की बात हो रही है। लेकिन व्याकरण की दुनिया में एक शब्द के अपनी जगह से खिसकने से जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, और यही वो बिंदु है जहां रटने वाले छात्र पूरी तरह मात खा जाते हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। हाँ, बताइए। पहले वाक्य में वह मेरी कार है, यहाँ वह शब्द सीधा संज्ञा की जगह पर आकर खड़ा हो गया है। ये पूरी आजादी के साथ एक सर्वनाम की तरह काम कर रहा है। ये पक्के तौर पर इशारा कर रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन दूसरे वाक्य में वह कार मेरी है, स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ वह के तुरंत बाद संज्ञा यानी कार आ गई है।
हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही सख्त नियम ये कहता है कि जब कोई सर्वनाम सीधे किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर इशारा करने लगे तो वो अपनी आज़ादी खो देता है। वो अब सर्वनाम नहीं रहता बल्कि सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। मतलब वो उस संज्ञा की विशेषता बताने लगता है। आपको पता है ये पूरी स्थिति मुझे कैसी लग रही है? कैसी? ये बिल्कुल किसी वीआईपी और उसके बॉडीगार्ड जैसी स्थिति है। वीआईपी और बॉडीगार्ड, ये एनालॉजी कैसे काम करती है यहाँ, थोड़ा समझाइए। देखिए, मान लीजिए सर्वनाम एक वीआईपी है और विशेषण एक बॉडीगार्ड है। ठीक है। अब जब रेड कारपेट पर वीआईपी अकेला चलता है तो सबका ध्यान सिर्फ उस पर होता है, पूरी इज्जत उसी को मिलती है। पहले वाक्य, वह मेरी कार है, मैं वह रेड कारपेट पर अकेला खड़ा है। हाँ, क्योंकि उसके ठीक बाद कोई संज्ञा नहीं है। बिल्कुल, वो खुद वीआईपी है। लेकिन अगर वह के ठीक बगल में संज्ञा यानी कार खड़ी है तो नियम बदल जाते हैं। अब वह वीआईपी नहीं रहा, वो तो बस उस कार की सुरक्षा कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये वाली कार। अरे वाह! तो वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड यानी विशेषण बनकर रह गया है। ये वीआईपी और बॉडीगार्ड वाला नजरिया इस नियम को कभी न भूलने वाली तस्वीर में बदल देता है। शुक्रिया, मुझे लगा ये थोड़ा आसान कर देगा। बिल्कुल, हिंदी भाषा की ये गतिशीलता ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है और चुनौती भी। एक ही शब्द वह, लेकिन वाक्य में उसकी जगह तय करती है कि वो सिंहासन पर बैठेगा या पहरेदारी करेगा। और यही वो ट्रिक है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर यह या वह के तुरंत बाद वही चीज लिखी है जिसकी बात हो रही है, तो वो सर्वनाम नहीं, विशेषण बन चुका है। एकदम सही। तो हमने अर्थ का जाल देख लिया और जगह यानी लोकेशन का जाल भी समझ लिया। लेकिन व्याकरण के जालों की ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। अभी और भी हैं। हाँ, अब बात करते हैं उस जाल की जो चीजों की प्रकृति यानी सजीव और निर्जीव पर आधारित है। कोई और कुछ का प्रयोग। ओहो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होने वाली ये गलती तो बहुत ही आम है, क्योंकि तेजी से बोलते समय हम अक्सर सजीव और निर्जीव का भेद भूल जाते हैं। सही कहा। नियम बहुत स्पष्ट है। कोई शब्द का इस्तेमाल हमेशा सजीव यानी इंसानों या जीवों के लिए होता है, जैसे बाहर कोई खड़ा है, और कुछ शब्द का इस्तेमाल हमेशा निर्जीव चीजों या भावनाओं के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ पड़ा है। लेकिन एग्जामिनर जो वाक्य देते हैं वो इतने चालाकी से बुने होते हैं कि पहली नजर में वो बिल्कुल सही लगते हैं। उदाहरण के लिए वे एक वाक्य देंगे, पानी में कोई पड़ा है। अब जो लोग भाषा को सरसरी तौर पर पढ़ते हैं उन्हें लगेगा कि वाक्य में कोई गलती नहीं है, लेकिन जरा इसके अर्थ पर गौर करें। हाँ, पानी में कोई पड़ा है का व्याकरणिक अर्थ ये हुआ कि कोई इंसान पानी में पड़ा है, जो कि काफी डरावना है। बिल्कुल। अगर बात किसी पत्ते, पत्थर या कचरे की हो रही है तो ये वाक्य पूरी तरह गलत है। जब तक कि सच में कोई इंसान डूब ना बैठा हो तब तक कोई का इस्तेमाल वहां नहीं किया जा सकता। ये तो है। परीक्षा में इसी तरह के छोटे छोटे मासूम दिखने वाले वाक्यों में सबसे ज्यादा गलतियां कराई जाती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग रोजमर्रा की बोलचाल में इतनी बारीकियों पर ध्यान देना बंद कर चुका है। हाँ, हम अक्सर दाल में कोई गिर गया है और दाल में कुछ गिर गया है के बीच का फर्क इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी व्याकरणिक भूल है। और ये रोजमर्रा की बोलचाल का इग्नोरेंस ही हमारे चौथे और आखिरी जाल की बुनियाद है। वो कौन सा जाल है? ये जाल भाषा के बदलते रूप और इतिहास से जुड़ा है। जो सो का गायब होना। अच्छा, संबंधवाचक सर्वनाम। हाँ, हमने जो ऐतिहासिक पैटर्न देखे हैं उनसे पता चलता है कि पहले के जमाने में संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानना बहुत आसान था। शब्दों की एक फिक्स जोड़ी होती थी जो एक दूसरे के बिना अधूरी मानी जाती थी। बिल्कुल, जैसे वो मशहूर कहावत है ना, जो बोएगा सो काटेगा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, एकदम क्लासिक उदाहरण। यहाँ जो और सो या जिसकी और उसकी स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ एक धागा बुन रहे हैं। हर कोई इस जोड़ी को देखकर तुरंत पहचान लेता था कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो साथ साथ आते थे। हाँ, ये पुराने समय की हिंदी थी जो संस्कृत के नियमों के काफी करीब थी। लेकिन आज के समय में भाषा काफी बदल गई है और एग्जामिनर भी इस बदलाव के साथ बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो कैसे? वे पुराने सो का इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं। वे आज की आधुनिक भाषा का प्रयोग करते हुए नया वाक्य बनाते हैं, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। यहाँ सो की जगह वह ने ले ली। और यहीं पर वो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं जो सिर्फ पुराने नियम रट कर आए हैं। बिल्कुल।
जब वे वाक्य में वह देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वह तो पुरुषवाचक या निश्चयवाचक है। उनका दिमाग उलझ जाता है कि कहीं ये वाक्य कुछ और तो नहीं बन गया। तो ऐसे में सही जवाब तक कैसे पहुंचें? ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रिक अभी भी वही है। अगर वाक्य की शुरुआत में जो, जिसकी, जैसा या जितना दिख जाए तो ये तय है कि आगे का वाक्य संबंधवाचक ही होगा, चाहे पीछे सो लिखा हो, वह लिखा हो या उसी लिखा हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर हमारी आज की बोलचाल की आधुनिक भाषा का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ एक हथियार की तरह कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?